तो हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो बहुपद है। बहुपद का क्या क्या सूत्र है जो याद रखने योग्य है और जो कि आपको एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर दिलाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहला में लिखा हुआ है एक घात वाले रैखिक बहुपद, दो घात वाले द्विघात बहुपद, तीन घात वाले त्रिघात बहुपद, चार घात वाले चतुर्घात बहुपद कहलाती है। एक घात वाले रैखिक बहुपद, दो घात वाले द्विघात बहुपद, तीन घात वाले त्रिघात बहुपद, चार घात वाले चतुर्घात बहुपद कहलाती है। और देखिए मतलब कहने का मतलब घात जो होता है किसी के पावर एक रहता है ना, उसको घात, ऊपर जो पावर रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पावर जो हुआ यानी x के पावर एक हुआ तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, प्लस कुछ रहे इस प्रकार से तो रैखिक बहुपद। और दो घात रहे तो द्विघात, तीन घात रहे त्रिघात, चार घात रहे चतुर्घात, ठीक है। ऐसे करके हम रैखिक बहुपद यानी बहुपद को पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। सबसे अधिक अगर पावर 4 है तो चतुर्घात है, सबसे ज़्यादा पावर अगर 3 है तो त्रिघात है, और सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो द्विघात है। पावर में जितना सबसे ज़्यादा रहे वही बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है ए एक्स प्लस बी होता है, यानी कि ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके पावर में क्या है, एक है। क्या है इसके पावर में, एक है, यानी एक लिखाता नहीं है। किसी के पावर में एक रहता है तो लिखाता नहीं, यानी इसके पावर में एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी सी को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। इसको रखिए कि एक्स के पावर 2 है, एक्स है, एक्स के पावर 1 है और इधर कुछ नहीं है। तो हमको सबसे ज़्यादा पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यानी कि कौन सा बहुपद होगा, किसका व्यापक रूप होगा, तो द्विघात बहुपद का, ठीक है। 2 सबसे ज़्यादा पावर है। इसी पर त्रिघात बहुपद में भी जो है एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1 और डी है। तो सबसे ज़्यादा एक्स के पावर कितना है, 3 है। तो हम लोग का भी हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, समझ गए। आगे चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का यह अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग प्रश्न में आएगा आपको कि शून्यकों का योग ज्ञात करें या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसे करके आएगा। तो शून्यकों का योग होगा तो माइनस बी बटा ए। जैसे कोई भी बहुपद रहे, जैसे यही बहुपद है, मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अगर आपको पता नहीं, देखिए यहाँ पर बी है ना, इसके जगह पर अगर कितना भी रहे ना तो बी के जगह पर रहेगा, ठीक है। इसके जगह पर कितना भी रहे तो ए के जगह पर रहेगा, यहाँ पर जितना भी रहे वो सी के जगह पर रहेगा, इतना तो समझ गए। और सी वाला यूज होगा कि आपको यहाँ पे, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा यानी सी बटा ए, ठीक है। यही सी बटा ए कर दीजिए, सी की जगह पर जितना रहेगा उतना भागा एस ए के मान पर जितना रहेगा उतना से भाग कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, ठीक है। यानी ये शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसी को ऐसा सूत्र पर हम लोग को बिठाना रहेगा, ठीक है। ऐसा सवाल दे सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा, जैसे यही नहीं पता रहेगा, ठीक है, बहुपदे पता नहीं रहेगा, ठीक है। और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है। इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। और पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो ये आपको बचपन में ही पढ़े होंगे कि इसका मतलब है कि पी एक्स भाज्य हो जाएगा, जी एक्स भाजक हो जाएगा, क्यू एक्स भागफल हो जाएगा और आर एक्स शेषफल होगा। तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, इतना तो पढ़े होंगे। तो वही बात है, यहाँ पे वही सूत्र है जो कि आपको इसमें काम आने वाली है। जब अल्फा ए बाई डी बराबर नहीं बी बाई सी हो तो ये कितने हल होंगे, ठीक है। तो एक ही हल होंगे। यहाँ पर समझने वाली बात है कि
यहाँ पे है ए और डी और बी और सी। तो आप ऐसे करके जो शून्य का जो रहता है, मान के चलिए बहुपद है 2x² प्लस 2x+2, इस तरह से अगर बहुपद है, और एक और है 6x, या इस तरह से ही मान लीजिए 2x या y प्लस बराबर 2 और 4y बराबर 3। तो यह ऐसा सवाल रहेगा और कहेगा कि इसमें जो है कि कितने हल होंगे, ये कौन सा होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा कि संगत होगा। तो इसी के लिए हमारा ये 3 सूत्र है सो बना हुआ है। तो इसमें समझिएगा ए बी सी और डी ई एफ मानिए तब, या ए वन और ए वन और ए2 और बी1 और बी2 और सी1 और सी2, इस प्रकार से मानिए। तो अगर आप मानेंगे ए बी सी डी ई एफ तो ये भी होगा, लेकिन अगर आप मानते हैं ए1 बी1 सी1 और ए2 बी2 सी2, अगर इसको मान रहे हैं दोनों बहुपद को, तो उस तरह से आपको इसमें बैठाना पड़ेगा कि ए1 यहाँ लिखना होगा बट्टा में ए2 लिखना होगा, ठीक है, बी1 यहाँ लिखना होगा और नीचे बी2 लिखना होगा। तो हम इसी प्रकार से समझ लेते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ आपको लिख लेना, समझ लेना है ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे ए बट्टा डी बराबर नहीं होगा बी बट्टा सी के, ए बट्टा डी बराबर नहीं होगा सी बट्टा डी के, ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा बी बट्टा सी के, बी बट्टा सी के अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ही हल होगा और ये अविरोधी होगा। जब एक हल होगा, किसी के सामने कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा तो कल लड़ेगा, मतलब एक अकेले आदमी कोई लड़ता है नहीं, ना लड़ता है, लड़ने वाला सामने तो कोई एक रहना चाहिए ना। तो इसीलिए कि एक जब ये एक हल होगा तो अविरोधी होगा और संगत होगा, अपने अपने बारे में ही रहेगा, एक ही रहेगा संगत, अपने साथ ही रहेगा, अकेले कोई नहीं रहेगा उसके साथ, संगत में कोई नहीं रहेगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, जब ए बट्टा डी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा एफ, अगर तीनों बराबर आ जाए, ए बटा डी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा एफ, तब सब के सब बराबर, सब दो से अगर रहेगा, सब बराबरे रहेगा, दो से रहेगा, तो दोष रहेगा तो अनगिनत हो जाएगा ना, अनगिनत दोष बनते जाएगा, सब दो से है, दो से है, दो से, हाँ। तो इस प्रकार से अनेक हल हो जाएगा और युग्म जो होगा वो आश्रित होगा, एक दूसरे से दोस्त चलना है, यहाँ पे चलोगे, ये काम है वो काम है, तो एक दूसरे पर आश्रित रहेगा और संगत रहेगा, ये सब भी एक साथ रहेगा, ठीक है ना। वो अकेले भी अकेले रहता है, संगत रहता है, ठीक है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी सब एक साथ ही रहेगा, सब दोष है। अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तब पर भी संगत, और एक हल होगा तब पर भी संगत, और ये होगा अविरोधी, ये होगा आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित होगा। जब अनेक होगा तो एक दूसरे पे आश्रित होगा, कहीं कोई काम नहीं करता हो, कोई काम करता हो तो एक दूसरे पे आश्रित है। और आगे चलिए, जब ए बटा डी बराबर बी बटा सी बराबर नहीं सी बटा एफ, तब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, ए बटा डी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा एफ, जैसे कि दो दोष है मिला हुआ और तीसरा दोष नहीं मिलना चाह रहा, तीसरा दोष बराबर में नहीं है, तो ये सब भी तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, जब तक तीनों दोस्त नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा नहीं ना। तो ये कोई हल नहीं होगा, तब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तब कोई हल नहीं होगा, यानी ये युग्म जो होगा विरोधी होगा, क्योंकि ये एक दोनों से बातचीत नहीं चल रहा है, दोनों से झगड़ा चल रहा है। दो आदमी से अगर झगड़ा चल रहा हो, एक तरफ दो है और एक तरफ एक है, तो झगड़ा चल रहा है, उसमें बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी होगा, एक दूसरे के विरोधी होगा, ये असंगत होगा। जब ये दोस्ती खत्म तो असंगत होगा, संगत में रहेगा नहीं ना, रहेगा एक साथ रहबे नहीं करेगा, तो इसलिए ये असंगत हो गया। और देखिए, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, ऊपर वाले अगर बट्टा में ऊपर रहे
तो वो अंश हो जाता है, नीचे वाले को हर कहते हैं। किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। किसी भी बहुपद का घात ये पूर्ण संख्या ही होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो हम वास्तविक संख्या में हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या एक से शुरू होने वाली गिनती की सभी, 0 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया? और यहाँ पर ये सूत्र है जो कि आपको बहुपद बनाने में बहुत सारे जगह पे ये सूत्र को यूज करना पड़ेगा इसी स्वरूप में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का यही सूत्र है, बस स्पेलिंग जो है चेंज कर दिया गया है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुपद पहचानने का ट्रिक वीवीआई है, वीवीआई है, वीवीआई, वीवीआई बहुपद पहचानने का ट्रिक है, जो कि चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। चर मान का मतलब यहाँ पे देख लीजिए चर मान क्या है। चर मान क्या है, ए बी सी डी से जेड तक जो भी है इंग्लिश का स्पेलिंग ए टू जेड, वो सारा चर मान है। अचर मान यानी कि 1 2 3 4 5 अचर मान, ठीक है। इस अचर मान जो है 1 2 से अनंत तक है, इसका सीमा नहीं है, ठीक है। और चर मान ए बी सी डी जेड तक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो अचर, अचर कहने का मतलब है कि उसका कोई सीमा नहीं है, उसका जो है गिनती ही नहीं है, उसके पास बहुत सारा मान के चलिए चर, चर मतलब आप समझिए चर का मतलब कि खाना समझ लिए, गाय भैंस का खाना चर रहा है, चर रहा है, ये सब समझ रहे हैं ना, चर रहा है। तो इस प्रकार से चर जो है गाय भैंस के लिए बहुत सारा खाना डाला हुआ है, अनगिनत खाना डाला हुआ है। तो कहीं चरने जाएगा बाहर, नहीं ना जाएगा। तो चर मान कौन हो जाएगा, अनगिनत, यानी 1 से अनंत तक का। अनगिनत मतलब अनंत तक, 1 से अनंत तक, ठीक है। और चर मान उसको तो ए से जेड तक है। फिर अगर खाना सीमित है तो चरने जाना पड़ेगा ना बाहर, इसलिए चरमान क्या हो जाएगा, ए से जेड तक हमारा चरमान हो जाएगा। समझ गए? इतना आसान तरीका से हम समझाएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ पे देखिए ये रूट में चरमान नहीं होना चाहिए, ए से जेड तक कोई भी वर्ड रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा निम्न में कौन बहुपद है, तो आपको देखना है कि किसमें रूट में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, वो पहले ही छाड़ दीजिएगा। दूसरा में देखना है चर मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर मान यानी 8/2x प्लस वाई, इस तरह से अगर किसी बहुपद में है तो ये बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। उसके बाद चर मान पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर में भी माइनस नहीं है, जैसे पावर में सिर्फ पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से अनंत तक, 0 से शुरू मतलब सभी गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका भी जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बनाइएगा। सिर्फ इसमें बच गया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का 2-3 जो सूत्र है जो बच गया हुआ है, जो कि हम आगे जानने का प्रयास करेंगे।